नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन जो है बात करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नों की। और हिंदी निवारी अपना विषय है। और जो भी प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पे एक एक प्रश्न आएगा, उसके आंसर भी जो है आपको तुरंत ही दे दिए जाएंगे। जितने प्रश्न बनते हैं मैं आपके सामने जो है एक एक वीडियो बना के उसका डालता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ही सवाल से। देखिए, हमारा जो पहला सवाल रहेगा कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार जो है प्रकट किया था। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्न प्रकार से जो है अभिव्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं को, पहली बात कि स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ में चिपकी हुई चींटियों के समान अपने आप को बताया है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि वे अपने आप को हारिल पक्षी के समान मानती हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी का जो छोटा टुकड़ा होता है वो पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी हमेशा जो है श्री कृष्ण को अपने मन में बसाए हुए हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को अपने मन में धारण किए हुए हैं। चौथे की बात करें नंबर 4 पे, कि वे कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर जो है दिन रात सोते जागते कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। और नंबर 5 पे जो रहेगा कि कृष्ण से दूर जाने वाले कृष्ण से दूर जाने वाले जो योग के संदेश हैं उनको सुनते ही वे क्या हो जाती हैं, व्यथित हो जाती हैं। चलिए, प्रश्न आपके समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं कि अहो मुनिसु महाभटमानी में निहित व्यंग्य को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पदों के आधार पे आपको स्पष्ट करना है। तो ये यहाँ पे कुछ बात कही है इन्होंने, तो इनको इस पाठ के आधार पे बताना है। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा कि इस कथन में परशुराम के बड़बोलेपन पर व्यंग्य किया गया है कि वो ज़्यादा डींगे हाँकते थे, और उनकी वीरता को यहाँ पर जो है लक्ष्मण ने चुनौती दी है। और इसके साथ ही उन्होंने जो है महामुनियों के विपरीत आचरण करने वाला उनको बताया है, क्योंकि ऋषि मुनि जो होते हैं वो युद्ध करने में उनका वो नहीं होते हैं ना, तो उस हिसाब से उनको उल्टा बता दिया। एक पराक्रमी योद्धा कहकर लक्ष्मण द्वारा जो है उनकी वीरता का उपहास यानी मजाक उड़ाया गया, और वो भी निडरता पूर्वक बिना डरे उन्होंने ऐसा काम किया था। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि स्मृति को पाथ्य बनाने से क्या आशय है। स्मृति को पाथ्य बनाने से जो है वो कवि का यहाँ पर क्या आशय है। देखिए, उस स्मृति का पाथ्य कैसे बनाएगा। तो देखिए, स्मृति को पाथ्य अर्थात रास्ते का भोजन जिसे कहा जाएगा, या सहारा अपन कह सकते हैं, या संबल जो है वो पाथ्य को कहा जाएगा। तो कवि अपने जो है बीते हुए जीवन की जो सुखद व मधुर स्मृतियां हैं उन्हीं के सहारे जो है वो जीना चाहता है, जो सही नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं कि अट नहीं रही है कविता का मूल भाव आपको लिखना है। तो अट नहीं रही है कविता का मूल भाव क्या रहेगा। तो ये रहा मूल भाव कि इस कविता में फागुन की मस्ती भरी प्राकृतिक सुषमा और उल्लास का वर्णन कवि ने किया है। और इसमें जो है कहीं जो है मादक हवाएं हैं, कहीं वृक्षों पर लाल हरे पत्ते उगाए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, और हर जगह की जो शोभा है वो कवि उस शोभा को अपने अंदर समा नहीं पा रहा है। चलिए, समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 5 कि माँ अपनी पुत्री के बारे में क्या कामना करती है। कन्यादान कविता के आधार पे इसको स्पष्ट करना है कि एक माँ जो है अपनी पुत्री के प्रति किस प्रकार का भाव रखती है। तो माँ जो है अपनी पुत्री के बारे में कामना करती है कि वह ससुराल में जाकर समझदारी से काम ले, और वह अपनी सरलता, सौंदर्य और भोलेपन के कारण जो अतिरिक्त जो बंधन है उनमें ना बंधे, और वह अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचारों से बच जाए। अबला न होकर वो क्या बने, साहसी बने, हिम्मत वाली बने। तो इस प्रकार की कामना जो है वो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6 कि कस्बे की जो नगर पालिका थी वो क्या क्या काम करवा रही थी। नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसके आधार पे आपको जवाब देना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा कि कस्बे की जो नगर पालिका थी वो हमेशा कुछ न कुछ काम करवाती ही रहती थी। नगर पालिका कभी कोई पक्की सड़क बनवा देती, कभी कोई पेशाब घर बनवा देती, कबूतरों की छतरी बनवा दी, और कभी-कभी कोई कवि सम्मेलन का आयोजन भी करवा देती थी। इस प्रकार के काम जो थी वो नगर पालिका करती थी। और नेताजी की मूर्ति जो लगाने का जो काम था वो किसको दिया गया था, तो वो भी नगर पालिका ने दिया था। किसको दिया था?
वो एक मास्टर था, चित्रकला का मास्टर था, उसी को ड्राइंग के मास्टर को जो है वो दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7 कि भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्दों में वर्णन करना है कि भगत का व्यक्तित्व कैसा था, उसकी वेशभूषा कैसी थी। तो चलिए इसका राइट आंसर ये रहेगा कि भगत का जो व्यक्तित्व था वो एक साधु के समान था। वे 60 वर्ष से ऊपर के गोरे चिट्ठे मझोले कद के व्यक्ति थे। उनका चेहरा जो था वो सफ़ेद बालों से ढका हुआ रहता था, हमेशा जगमगाता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर पर केवल एक लंगोटी आपको दिखती होगी और सिर पर जो है कबीरपंथियों वाली कनफटी टोपी वो पहना करते थे। और जब ठंड का मौसम आता तो शरीर पर काली कमली ओढ़ वो लेते थे और उनके मस्तक पर हमेशा रामानंदी जो चंदन था वो चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होता और ऊपर की ओर चला जाता था। और वे गले में जो है तुलसी की जड़ों की एक बेडोल सी माला बांधे रहते थे। इस वेशभूषा के अनुसार उनका व्यक्तित्व जो है वो एक साधु के समान अपन कह सकते हैं। और इसके साथ ही वे प्रभु भक्ति में लीन होते हुए कभी खंजड़ी पर जो है भक्ति गीत भी गा दिया करते थे। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि उनका स्वभाव जो था वो साधुओं के समान था। चलिए आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्रश्न 7 ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। एक बार आप इनको देखें, अगर ये अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके और बताएं कि और भी आप इस प्रकार के प्रश्न लेके आए, तब जाके आपके जो है और भी आगे के वीडियो डाल दिए जाएंगे। अन्यथा 12वीं का तो चल ही रहा है, 10वीं का भी चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।